नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 मई 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स पे डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल है, रिसेंटली इस्कॉन टेम्पल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ बिहार। तो हाल ही में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन बिहार के किस शहर में किया गया है। तो देखिए, इस्कॉन जो टेम्पल है, इस्कॉन जो है ये एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, ठीक है, जिसका इस्कॉन का जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका हो जाएगा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा, ठीक है, फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस, ये फुल फॉर्म हो जाता है इस्कॉन से। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है इस्कॉन, ठीक है। बेसिकली ये कृष्णा जी के भक्त होते हैं। ये इस रिलीजियस को फॉलो करने वाले एक रिलीजियस जो है वो हो जाता है गौड़िया वैष्णवाज, ठीक है। इसको फॉलो करने वाले को बोला जाता है, तो इसको फॉलो करने वाले ये इस्कॉन टेम्पल। और आप देखोगे दुनिया भर के अलग अलग शहरों में इस्कॉन टेम्पल बनाए गए हैं एंड ऑब्वियसली भारत में भी बहुत जगह पे ये बनाए गए हैं। और ये पहली बार बिहार में कोई इस्कॉन टेम्पल बन रहा है। ये पूरा जो फंडिंग है वो ये ऑर्गेनाइजेशन करता है इस मंदिर को बनाने में, और कृष्णा जी का ये मंदिर बनाया जाता है, ठीक है। और तो इसकी जो फाउंडेशन हुई थी ना इस्कॉन टेम्पल की, ये सबसे पहले इस्कॉन का फाउंडेशन हुआ था 1966 में। और कहाँ पे ये पहली बार ये किया गया था, तो यूएसए में आपको मिलेगा, न्यूयॉर्क सिटी, यहाँ पे फाउंड किया गया था ये सबसे पहले। 1966 की बात है। एक थे, क्या नाम था उनका, एसी भक्ति वेदांता स्वामी थे, ठीक है। और इस्कॉन टेम्पल आपको वृंदावन में मिलेगा, उत्तर प्रदेश में मिलेगा, न्यू दिल्ली में भी आपको मिलेगा इस्कॉन टेम्पल। तो काफ़ी सारे सिटीज़ में हैं बिहार में, लेकिन ये पहली बार ये बना है और ये पटना में बना है। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। काफ़ी भव्य ये बनाया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे पूरा ये मंदिर की ऊंचाई 106 फीट है, ठीक है। और कहा जाता है कि ये 84 पिलर्स पे बनाया गया है। 84 पिलर्स पे ये खड़ा है पूरा मंदिर। पूरा क्षेत्रफल 2 एकड़ का पूरा क्षेत्रफल एरिया में ये पूरा बना है। कहा जाता है 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं इसको बनाने में। ये जो पटना में बनाया गया है ना इस्कॉन टेम्पल, इसमें 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अच्छा, कौन से ये जो मंदिर है कौन से स्टाइल में, कौन से शैली में ये बनाया गया है, तो ऑब्वियसली नागर शैली में। तो आपको पता होगा दो तरह की मेजर जो शैली है, मेजर जो स्टाइल है मंदिरों को बनाने का, दो है, एक नागर और एक द्रविडियन। तो जो साउथ इंडियन वाला जो स्ट्रक्चर आप देखते होगे मंदिरों का, वो द्रविडियन स्ट्रक्चर होता है। बल्कि आप जो नॉर्थ इंडिया में जो भी मंदिरें आप देखते हो वो नागर शैली में बनाया जाता है, नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होता है। इसमें जो मार्बल यूज़ हुए हैं वो मकराना मार्बल, बहुत फेमस मकराना मार्बल है, जो कि राजस्थान में है। राजस्थान से ये मंगाया गया है, वहाँ से लाकर ये बनाया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हु इज़ फ्रॉम बिहार ऑन द गोल्ड मेडल इन द डेफ ओलंपिक 2022। तो बधिर ओलंपिक 2022 में बिहार से किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जो मेडल, ये जो ओलंपिक्स हो रहा है डेफ ओलंपिक 2022, इसको डिफ नहीं पढ़ेंगे, डेफ पढ़ते हैं, ठीक है। तो डेफ ओलंपिक 2022 ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, ब्राज़ील में, ठीक है। ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है 1 to
10 में, सॉरी 1 to 15 मई तक ये ऑर्गेनाइज किया जाना है, जिसमें बिहार के एक पैरा प्लेयर हैं, एक्चुअली डेफ प्लेयर हैं, और वो कौन है? ऋतिक आनंद। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ऋतिक आनंद किस इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है? तो बैडमिंटन में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। वैसे मैं बता दूं, ये डेफ ओलंपिक 2022 जो इस साल ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, ये 24th एडिशन है। ठीक है। अच्छा, ऋतिक आनंद बिहार के किस ज़िले से बिलोंग करते हैं? वैशाली से। वैशाली वही ज़िला है जहाँ पे आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट शहर मिलेगा, हाजीपुर। और ये वही हाजीपुर है जहाँ पे एक रेलवे जोन का हेडक्वार्टर मिलेगा। कौन सा? ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का आपको हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा? हाजीपुर में। तो पूरे देश भर में 18 जो रेलवे जोन है, उनमें से एक रेलवे जोन है जो बिहार में, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा, और वो हाजीपुर में, ईस्ट रेलवे जोन। नेक्स्ट सवाल है, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? विश्व हाथ स्वच्छता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल हम ये 5 मई को ऑब्ज़र्व करते हैं, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसका इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गया है इस टाइम में, क्योंकि इसमें वायरस जो इतना तेज़ी से फैल रहा है, कोरोना वायरस, तो उसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस और बढ़ गया है वर्ल्ड हैंड हाइजीनिक डे का। ठीक है। थीम भी याद रखिएगा, थीम भी इसका था, यानी इस साल का 2022 का थीम क्या था? हेल्थ केयर, क्वालिटी एंड सेफ्टी, क्लाइमेट और कल्चर। हेल्थ केयर, क्वालिटी एंड सेफ्टी, क्लाइमेट और कल्चर, ये इस बार का थीम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन दी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं, किस दिन को? 3 मई को। तो रिसेंटली हमने ऑब्ज़र्व किया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है। और बाद में ये भी एक हर साल रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और ये कौन सी संस्था इस इंडेक्स को रिलीज़ करती है? बेसिकली इसमें देखा जाता है कि दुनिया में किस देश में जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए स्वतंत्रता है, वो काफ़ी बढ़िया से वहाँ पे रिपोर्टिंग कर पाते हैं आज़ादी से। ठीक है, ये देखा जाता है इसमें। तो रिलीज़ कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा, ये ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। इस बार टॉप किया है इसको नॉर्वे ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यही लोग करते हैं, या नॉर्वे करेगा, स्वीडन करेगा, फिनलैंड करेगा, यही लोग ये सब इंडेक्स को टॉप करते हैं। ठीक है, आपको मालूम ही होगा। फिर इंडिया का रैंक यहाँ पे बहुत ही ख़राब रहा इस बार। कितना रहा इंडिया का रैंक? 158। हमारा डाउनफॉल हो चुका है, क्योंकि इसके पहले यानी 2021 का जब इंडेक्स आया था उसमें हमारा था 142। कभी कभी मुझे ये लगता है कि ये यूरोपियन कंट्रीज़ जो होते हैं, ये लोग मतलब क्या सोचते हैं, क्या सोच के करते हैं, मतलब ज़्यादातर ऐसा लगता है कि हर इनका जो इंडेक्स है सारा कुछ प्रोपेगेंडा है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब देखो, भारत का 150 रैंक दिया है, ठीक है, 150th आउट ऑफ 180, 180 में 150वां रैंक पे भारत है। मतलब भारत में एक तरह से कह सकते हो कि जर्नलिस्ट को बोलने की आज़ादी ही नहीं है। ठीक है, इस तरह से। अब मैं यहाँ पे, और इससे बढ़िया, मतलब भारत से बढ़िया रैंक किसका दिया गया है?
दो मैं कंट्री मेनली लूँगा, बाकी तो आप जब पूरा देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा। मतलब जब पूरा मैंने उसको देखा, बढ़िया से एनालाइज किया, तो मैं ये देखा कि वहाँ पे क्या था ना कि सोमालिया सोमालिया एक ऐसा कंट्री है जो सालों भर गृह युद्ध यहाँ पे छिड़ा रहता है। जी हाँ, हमेशा गृह युद्ध छिड़ा रहता है। और आप सोचिए, जिस देश में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है वहाँ कितनी स्वतंत्रता से कितनी आज़ादी से वहाँ पे कोई भी रिपोर्टर रिपोर्ट कर पाएगा। अब ये सोचिए, लेकिन इसका रैंक भारत से बढ़िया है। समझ गए? एक और कंट्री का नाम लेते हैं, टर्की। टर्की का भी भारत से बढ़िया है रैंक। क्यों भाई? आए दिन अगर इंटरनेशनल न्यूज़पेपर देखोगे तो टर्की के जो नेता हैं, टर्की में जो लीडर्स हैं, अगर उन लीडर्स के खिलाफ़ कोई रिपोर्टर्स बोलता है ना तो उसको खदेड़ खदेड़ के मारा जाता है। कैसे? मान लो कि कोई प्रेस वाला, कोई रिपोर्टर टर्की में रहता हो पहले, ठीक है, और वो कुछ वो लिख रहा है, कोई खिलाफ, इन लीडर्स के खिलाफ़ लिख रहा है, ठीक है, और फिर जब इसको लगा कि नहीं, हमारे ये तो खतरा है, वो लोग थ्रेट देना शुरू कर देते हैं, ये खतरा है, अब ये दूसरे कंट्री में चला जाता है, कभी यूएसए, कनाडा, कहीं पे शिफ्ट हो गया ये जर्नलिस्ट, क्योंकि अपनी जान की सबको परवाह होती है, तो वो शिफ्ट अगर हो गया, अगर वहाँ से भी वो लिख रहा है अगर टर्की के लीडर्स के ख़िलाफ़, तो टर्की के जो लीडर्स के गुंडे होते हैं वो ढूंढ के मारते हैं, उन जर्नलिस्ट को मार देते हैं। ठीक है, ऐसी घटनाएं बहुत सारे टर्की से आते हैं, लेकिन फिर भी टर्की का जो रैंक है भारत से बढ़िया रहता है। क्या भारत में भी कभी आप ऐसा सुने हो कि दूसरे जगह पे भी यहाँ से चला गया तो वहाँ पे उसको पकड़ के भारत में रिपोर्टर्स को लाते हैं? तो ये चीज़ें कभी कभी मुझे लगता है, इसलिए कहा जाता है ना कि दूसरों के पर्सपेक्टिव से खुद को देखना बंद करो। ठीक है, ये हमारे पर्सनल लाइफ में भी ये लागू होता है कि दूसरों के पर्सपेक्टिव से खुद को देखना बंद करिए और बस अपना काम करिए। आप देखिए कि आप अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं। अब आप अच्छा भी काम कर रहे हो लेकिन दूसरे लोग आपको बुरा बना सकते हैं, इसका भी अंदाज़ा है। ठीक है, इसको लेके ही आप चलना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो ठीक है, वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है। और सेकंड पोजीशन पे कौन रहा? डेनमार्क। और थर्ड पोजीशन पे कौन रहा? स्वीडन। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो डेनमार्क है, स्वीडन है, नॉर्वे है, इतना मतलब अच्छा रैंक होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि नॉर्वे और डेनमार्क, स्वीडन ये सब कंट्री अपने आप में खैर बहुत कम पॉपुलेशन है और काफ़ी डेवलप्ड हैं। ये लोग थोड़ा सा है, ये टॉप रहना इन लोग का बनता है। ठीक है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ को एकदम से वो कर दिया जाता है, वो देख के लगता है कभी कभी। ठीक है, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि हाँ इतना टॉप तो इंडिया नहीं आएगा, वो तो कह ही नहीं सकते। नेक्स्ट है, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च पे एज यू ड्राइव प्रोग्राम? किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने पे एज यू ड्राइव कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो पे एज यू ड्राइव प्रोग्राम शुरू किया है HDFC ERGO ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये किसके लिए शुरू की गई है? तो मारुति सुजुकी जो कार है उसके जो नए ऑनर्स होंगे, अगर उन्होंने नया मारुति सुजुकी ख़रीदा है, उनके लिए ये प्रोग्राम अनाउंस किया गया है। Which IIT has tied up with India Meteorological Department to develop user-friendly weather forecasting app? उपयोगकर्ता के अनुकूल मौसम पर पूर्वानुमान ऐप विकसित करने के लिए किस IIT ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ करार किया है? तो ये कौन सा IIT है? IIT बॉम्बे। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। और ये जो आप देख रहे हो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट,
ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी बन चुके हैं अलकेश कुमार शर्मा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और रिसेंटली जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है, इसके सेक्रेटरी के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है? विनी महाजन। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मितान योजना फॉर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ 100 पब्लिक सर्विसेज। किस राज्य ने 100 सार्वजनिक सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया है? तो मितान मतलब होता है फ्रेंड्स, ठीक है, दोस्त। तो मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने। ऑप्शंस बी इज़ द करेक्ट आंसर। भूपेश बघेल हैं छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट है, ड्रीम स्पोर्ट्स फाउंडेशन हैज़ पार्टनर्ड विद विच एथलीट फॉर ड्रीम जैब प्रोग्राम। तो ड्रीम स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने ड्रीम जैब कार्यक्रम के लिए किस एथलीट के साथ भागीदारी की है? तो ये एथलीट हैं मैरी कॉम। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये वही मैरी कॉम है जिन्होंने इस बार बॉक्सिंग में, ये बॉक्सर हैं, ठीक है, बॉक्सिंग में इन्होंने इस बार का ओलंपिक जो था, ओलंपिक 2020 टोक्यो में जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। ठीक है, भारत ने जो 7 मेडल जीते थे उसमें एक ब्रॉन्ज था इनका, मैरी कॉम का। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के तहत बेसिकली क्या जाएगा? तो 30 यंग एंड टैलेंटेड एथलीट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि जो बॉक्सिंग के फील्ड में वो एक अपना अच्छा काम कर सकें। ठीक है, बॉक्सिंग के फील्ड में। हाँ, और ये 30 में से 20 आउट ऑफ 30 किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? फीमेल। तो फीमेल बॉक्सर बनाया जाएंगे, मतलब 30 जो यंग बॉक्सर ट्रेंड किए जाएंगे उनमें 20 जो होगा वो फीमेल ही होंगी। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिलीज द बुक अमित शाह एनी बाजपच्ची वचाल। मे बी मैं सही प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँगा क्योंकि ये मराठी वर्ड है। अमित शाह ने अनी बाजपच्ची वाचाल पुस्तक का विमोचन किया है। तो इसको किसने किया है एक्चुअली? ये जो किताब है अमित शाह अनी बाजपच्ची वचाल, देवेंद्र फडणवीस जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए ये जो किताब है अमित शाह के बारे में, ये जो इसका ओरिजिनल जो वर्ज़न है उससे आप समझ जाओ कि ये जो मराठी में क्या लिखा गया है। तो इसका ओरिजिनल वर्ज़न जो था वो क्या था? अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी। ठीक है, यही इसका मतलब है, अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी। ये ओरिजिनल बुक था, इसको ट्रांसलेट किया गया है अब मराठी में भी, और तब इसको देवेंद्र फडणवीस ने इसको रिलीज़ किया है। जो ओरिजिनल बुक था अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी, ठीक है, इसको लिखा था अनिर्बन गांगुली ने। अनिर्बन गांगुली जिनका साथ दिया था शिवानंद द्विवेदी। ठीक है, अच्छा, अनिर्बन गांगुली और शिवानंद द्विवेदी ने मिलकर ये वाली बुक लिखी। इस बुक का
जो मराठी वर्ज़न है जिसको रिलीज़ देवेंद्र फडणवीस ने किया, इस मराठी वर्ज़न में ट्रांसलेट इसको किसने किया? ठीक है, ये भी सवाल हो सकता है। तो ये हैं डॉक्टर ज्योत्सना कोहटकर। डॉक्टर ज्योत्सना कोहटकर ने इसको ट्रांसलेट किया है। एंड ऑफ कोर्स आपको मालूम ही होगा, अमित शाह जो हैं वो हमारे होम मिनिस्टर हैं और साथ में मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन भी हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। तो यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पहले ऐसे इंडियन ओरिजिन पर्सन हैं जिनको यूएस यानी अमेरिका का जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, उसके चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं। और ये हैं कौन? नंद मूलचंदानी। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। ये इंडियन ओरिजिन पर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट एंड आज का लास्ट सवाल, टाटा पावर साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ नैरेडको टू इंस्टॉल 5000 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट चार्जिंग पॉइंट्स अक्रॉस ईवी चार्जिंग पॉइंट्स अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो टाटा पावर ने 5000 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के लिए नैरेडको के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा मुंबई में। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। और ये जो है नैरेडको, ये कंपनी है, क्या है फुल फॉर्म? नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट। इतने बड़े बड़े फुल फॉर्म नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसको। ठीक है, काउंसिल महाराष्ट्र। कुछ ना से हाँ सही, क्योंकि थोड़ा बहुत कम से कम माइंड में तो थोड़ा बहुत देखने में रहेगा। नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में बेस्ड है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम बिहार सर्विस के दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।